हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज बताने वाले हैं भाई बिट्स के बारे में। बिट्स बिस्ट नहीं, बिट्स है बच्चों। ये चीज़ें अभी लास्ट होने वाली है। जैसे हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे हैं, इसमें तो बच्चों बिट्स लास्ट टॉपिक होता है। और जनरली मतलब ये थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स आते हैं तो लोगों को टफ लगता है। ऐसा है नहीं बच्चों, है इजी ही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, और इजी लगेगा तो आसान लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सर, आप तो बस इजी इजी बोलते हो, इजी होता ही नहीं है यार, इजी होता ही नहीं है। लेकिन इजी हो जाएगा बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पहली चीज़ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ पेन बदल के, इंटरफेरेंस इन टाइम को ही बीट्स बोल देते हैं। सर ये इंटरफेरेंस इन टाइम क्या है? तो बच्चों बीट्स है, और बीट्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले हम बता देना चाहते हैं आपको, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए और चीज़ें यूज हो तो आपको कुछ अलग नहीं लगे कि कहीं और से यूज हो गया। चीज़ें सिमिलर लगे, सिमिलर टाइप का चीज़ें लगे आपको, है कि नहीं? तो चलिए मैं बता देता हूँ यार। एक चीज़ आप याद कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ ये मैं पीछे बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं? आई थिंक ये चीज़ तो पता होगा यार, ये चीज़ तो पता होगा। जिसमें कि हम कहते थे कि अगर कोई साउंड वेव इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है और दूसरा वाला साउंड वेव इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है। स्ट्रिंग और वेव होना, स्ट्रिंग में भी देखा था हमने स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव होता क्या था? जिसमें दो साउंड वेव्स इधर से और इधर से आते थे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और सुपर इम्पोज होने के बाद एक नया साउंड का इक्वेशन मिलता था। ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। S1 का वैल्यू हम लोग क्या लेते थे बच्चों? A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। और S2 क्या लेते थे बच्चों? A साइन का ओमेगा टी प्लस का kx, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था। और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम लेना रहता था और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होता था। अगर ये साउंड वेव ऐसे जा रहा है, ये साउंड वेव जा रहा है, तो इनका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमें एस नेट मिलता था बच्चों, वो मिलता था S1 प्लस S2। दोनों का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कर देंगे A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। सर ये सब तो बता चुके हो, क्यों बता रहे हो? बस थोड़ा सा आपको रिलेट हो जाए, है ना बच्चों। साइन ओमेगा टी माइनस का kx, सॉरी का प्लस का हो गया, है ना। तो इसके बाद आप चीज़ें करते थे, क्या क्या करते थे आपको याद होगा, ऐसे लिखना नहीं चाहता हूँ मैं। 2a आता था और साइन a प्लस b आता था, तो शुरू बार में कॉस लिखते थे, कॉस a माइनस b आता था, तो कॉस kx हो जाता था, इंटू में साइन ऑफ a प्लस b आता था, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और ये यहाँ पे क्या होता था? ये एम्पलीट्यूड होता था एस डैश, एस नेट का इक्वेशन ये आ जाता था। तो हमारा जो इन दोनों के इंटरफेरेंस के बाद, इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आता था वेव का, वो हमारे को ये आता था। तो ये चीज़ें था। तो पीछे हम लोग देखे थे स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव में चीज़ें समझना यहाँ पे ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव में हम जो लेते थे, वहाँ पे दो साउंड वेव्स लेते थे जिनके एम्पलीट्यूड सेम होता था और उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता था। सर फ्रीक्वेंसी कहाँ है भाई? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओमेगा अगर सेम हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी तो सेम ही होगा ना। तो इसीलिए हम ओमेगा के जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फ्रीक्वेंसी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा ना भाई? ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीट्स की, तो बीट्स में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, कि जब दो साउंड वेव जो होते हैं सेम एम्पलीट्यूड के होते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है भाई, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाए और दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, एक चीज़ और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, एंड गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ये लिखा नहीं था यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में नहीं। यहाँ पे क्या था कि अपोजिट में जा रहा था, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद सुपर इम्पोज होगा, तब यहाँ पे हमें बीट्स मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बीट्स।
तो ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो पूरा ये प्रक्रिया हो रहा है, उसको बिट्स बोलते हैं। हमको पता है, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये अंग्रेजी है, छोड़िए अंग्रेजी, जो हम बता रहे हैं आप समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस इन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जो दो साउंड वेव्स है ना, मान लेते हैं एक यहाँ से ऐसे निकल रहा हो, ये क्या है, हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। दोनों से हो सकता है कुछ साउंड वेव्स ऐसे निकल रहे हों, दोनों से कुछ ऐसे ऐसे साउंड वेव निकल रहे हों, ठीक है भाई, और किसी पी पॉइंट पे यहाँ पे आ रहे हों, है ना, किसी पी पॉइंट पे। मान लेते हैं ये दूरी x1 चला हो, ये दूरी x2 चला हो, कुछ ऐसा ही तो दूरी चला होगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दूरी x1 x2 चला है। इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f1, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेना है बच्चों। ये f1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ये f2 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहला साउंड वेव जो है S1 हम ले सकते हैं, वो ले सकते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का k इंटू x1। ओमेगा 1 लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, तो ओमेगा 1 ले लेंगे। S2 लेना होगा तो ले लेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस का k इंटू x2 लेना होगा बच्चों, ठीक है भाई। तो बच्चों ये चीज़ लेंगे हम, अलग अलग वेव इक्वेशन लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में निगेटिव निगेटिव है। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एम्पलीट्यूड सेम लिए हैं और कहीं पे सेम भी लिया हो, अलग भी ले सकते हैं भाई। यहाँ पे बात ही अलग अलग की हो रही है, फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए, एम्पलीट्यूड हो सके तो अलग, लेकिन हम अच्छे केस ले रहे हैं, अलग लेंगे तो बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, जो कि आपको किताबों में सेम लेकर ही बताया जाता है। अलग अलग लेंगे तो हार्ड थोड़ा हो जाता है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आखिरकार समझाने के लिए बिट्स में अलग भी ले सकते हैं, लेकिन अलग लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्यों एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे समझना है वैसे समझ लेते हैं हल्के तरीके से, तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे इतना चीज़ें। तो इसको फिर आपको सोल्व करना है, S1 प्लस S2 निकालना है, जैसे आपने पीछे किया था, इसमें S1 प्लस S2 निकाला था, बस वैसा ही करेंगे। लास्ट में हमको बिट्स मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा, वो चीज़ें हम देख लेंगे। लेकिन इसको समझाना मैं चाहता हूँ अच्छे तरीके से आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये यहाँ पे इंटरफेरेंस इन टाइम भी क्यों लिखा हुआ है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस इन टाइम का टर्म यूज किया है ना, उसका एक मतलब है, दो चीज़ें से आप समझिएगा। एक होता है कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, एक होता है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट सोर्स। दो टाइप के सोर्सेज यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्पेलिंग तो मेरा पता नहीं कब से ख़राब चल रहा है है ना, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, कोहेरेंट सोर्सेज उनको बोलते हैं जिनका हैव ऐसे लिखते हैं, हुज फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। ये क्यों लिखा हूँ मैं अभी बताता हूँ। हुज फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, और इनकोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं हुज फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, जिसका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करता हो। ये फेज डिफरेंस क्या है सर, अब बच्चों बताना फिर से पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। फेज डिफरेंस कैसे आता था, आप समझिएगा चीज़ों को। देखिए, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे हम लोग दो इक्वेशन जो लेते थे ना, जो दो इक्वेशन लेते थे, जैसे मान लेते हैं कि S1 S2 लेते हैं, S1 इक्वल टू S0 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ठीक है, इस टाइप का ले लिए, और S2 ले लिए S0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का प्लस का ले लेता हूँ kx1 यहाँ पे ले लेता हूँ, kx2 ले लेता हूँ। यहाँ पे बात समझिएगा आप, फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के
जो एक फेज़ 1 ये है, फेज़ 2 ये है, तो दोनों का फेज़ में जो डिफरेंस होता है वही फेज़ डिफरेंस होता है। तो ये फेज़ 2 माइनस फेज़ 1 कर देंगे तो फेज़ डिफरेंस आ जाएगा हमारे पे। अब देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे फेज़ डिफरेंस अगर किया जाए, डेल्टा फाई का वैल्यू किया जाए, तो इन दोनों को घटा देंगे तो देख सकते हैं आप, इसमें से घट जाएगा ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ओमेगा टी ओमेगा कट जाएगा, KX2 माइनस KX1, तो K डेल्टा X आ जाएगा, K डेल्टा X आ जाएगा। मतलब कि K का वैल्यू क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा X होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम साउंड के सोर्स लिखेंगे S1 लिखेंगे S0 साइन ओमेगा टी माइनस का KX1 ले लेता हूँ, यहाँ पे ओमेगा 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है इनकोहेरेंट सोर्सेज है। इनकोहेरेंट सोर्सेज में जिसका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करता है, वो कैसे करेगा, जो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ उससे पता चलेगा आपको। S0 साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस का KX2। और आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि ये वही चीज़ लिया हूँ जो पीछे में लिया था। सब समझ में आ जाएगा, सब रिलेट हो जाएगा बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें फेज डिफरेंस, इसका फेज डिफरेंस जो होगा, दोनों को घटा देंगे तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए। मतलब हम मॉड लेकर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई निगेटिव आ जाएगा, मॉड ही लेना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, K टाइम्स ऑफ डेल्टा X आ जाएगा, घटाएंगे तो, प्लस में इसको भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, T टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो X पे डिपेंड तो कर ही रहा है, डेल्टा X तो पाथ डिफरेंस पे कर ही रहा है, प्लस में टाइम पे भी कर रहा है भाई। टाइम का टर्म आ गया ना, पीछे टाइम का टर्म कट गया था क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो टाइम का टर्म आ गया। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ गए होंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पता ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्योंकि इनकोहेरेंट सोर्स भी मैं यहाँ पे लिख सकता था, इंटरफेरेंस इन टाइम भी लिख सकता था यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट सोर्सेज भी लिखा जा सकता है, समझें, क्योंकि यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, अब आप समझिएगा एक चीज़ और बच्चों, आखिरकार बोला गया है कि अगर हम दो इनकोहेरेंट सोर्सेज को इंटरफेरेंस कराते हैं तो हमें इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। तो हमें कहीं एक पॉइंट स्पेस में मिलेगा जहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन पीरियोडिकली हो रहा होगा। ये इसका मतलब क्या है, ये बोला गया है बीट्स के डिफिनेशन में। मतलब इंटेंसिटी क्या होता था, याद कीजिए, इंटेंसिटी क्या होता था बच्चों, √I1 प्लस √I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। हाँ, इसीलिए मैं लिखा क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस आता था। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ से अगर देखना चाहें, दो चीज़ आपको समझ में आएगा। अच्छे से लिखता हूँ, समझिएगा। अगर हमको कहीं पे आई मैक्स लेना हो, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम क्या होगा, जब अगर हम इसका वैल्यू कॉस डेल्टा फाई है ना, तो इसके अंदर का वैल्यू हम लोग कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो आई मैक्स होगा कितना, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 ले ही लेंगे। तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर ऊपर दिख रहा है हमें, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। अगर हम मिनिमम लेना चाहें तो आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, भाई कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी लिख रहे हैं हम लोग। अगर आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पे सर बोलते हैं कि +1 -1 दोनों मैक्सिमम देता है, वो मैं डिस्प्लेसमेंट में बताता था भाई, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी बा, ठीक बा। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि अगर I1 I2 सेम ही हो जाए, अगर I1 I2 सेम हो जाए I0 के बराबर, तब I max कितना हो जाएगा? तब I max का वैल्यू हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम रख देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ I0 आ जाएगा। फिर I मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? दोनों सेम है तो घट के 0 आ जाएगा। ये भी चीज़ आपको पता होगा, बस मैं ऐसे समझाना चाहता था। मतलब बोला ये जा रहा है कि दो इनकोहेरेंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस होने पे कहीं एक पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन पीरियोडिकली मिलेगा, है ना। यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिकली वहाँ पे हमें वेरिएशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? मतलब कि कभी कभी इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा होगा, कभी कभी मिनिमम हो रहा होगा, तभी तो पीरियोडिकली हो रहा है भाई। कहीं पे मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम फिर मिनिमम, ऐसे ऐसे होता रहता होगा, तभी तो बोला जा रहा है कि पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। ओके, तो इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों, आई मैक्स और आई मीन के बारे में। देखिए, अगर ग्राफ के थ्रू अगर समझना चाहें हम लोग तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ना कि यही हमारा ग्राफ है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ। पीरियोडिकली वेरी कर रहा है तो मान लेता हूँ ऐसे वेरी कर रहा होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है, मतलब आई मैक्स है। यहाँ पे क्या है बच्चों, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आई मिनिमम है। ये इंटेंसिटी वर्सेज टाइम का ग्राफ बना दिया हूँ भाई। अगर कुछ मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू कुछ पॉजिटिव ही तो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है। कुछ मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव ही तो आ रहा है, तो सही तो ग्राफ बनाया ना, और पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। ओके सर, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हो रहा होगा बार बार। और अगर दोनों का सेम वैल्यू ले ले तो और आसान हो जाएगा। अरे मान लेते हैं ना कि ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे फिर ये 0 बन जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ I0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा तो इसको नीचे सटा देंगे। ओके सर, तो सटा देते हैं। सटाना ही तो है नीचे उसको, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसको बस क्या करना है, नीचे इसको में सटा देना। सट गया, सट गया तो ये 0 हो गया ना, तो यहीं पे इसका ये वाला, ये नीचे वाले सारे पॉइंट्स क्या हो गए, आई मिनिमम, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ I0 हो गए, जो कि आई मैक्सिमम है, दोनों को सेम लेने पर। आई थिंक क्लियर होगा यार, बहुत इजी है बच्चों। टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा होगा इंटेंसिटी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो दो मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक यहाँ पे मैक्सिमम मिला, अगला मैक्सिमम यहाँ, अगला मतलब मैक्सिमम ऐसे मिल रहा है ना। तो अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम यहाँ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगला मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा उसके अगला यहाँ पे कुछ टाइम हो रहा होगा, है कि नहीं। तो टाइम का डिफरेंस हुआ कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे टाइम टी बीट बोल देते हैं, मतलब बीट टाइम पीरियड बोल देंगे इसको, समझे आप। अरे भाई, एक मैक्सिमम यहाँ मिला, अगला मैक्सिमम यहाँ मिला, तो इसके बीच में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो जो टाइम लगा होगा उसी को बीट टाइम पीरियड बोल देते हैं। मतलब बीट टाइम पीरियड जो हो गया यहाँ पे 1/, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, है कि नहीं बच्चों। भाई टाइम पीरियड 1/, फ्रीक्वेंसी ही तो होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देंगे, बीट टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड। ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बता दिए सर, ये ऐसे कैसे आ गया अभी समझ में आ जाएगा, आगे चलेंगे तो। यहाँ पे आई मैक्स है, फिर आई मैक्स यहाँ पे मिला था। आई थिंक क्लियर होगा, थोड़ा बहुत तो क्लियर होना चाहिए बच्चों। जैसे अभी देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो जो मैक्सिमम मिला और फिर अगला मैक्सिमम मिला ना, तो एक बीट में इतना मिला होगा। एक जो टाइम पीरियड कवर हुआ होगा ना, यहाँ पे इतना टाइम पीरियड कवर हुआ होगा, उसमें आप समझ रहे होंगे ना। यहाँ पे उसमें जितना भी बीट मिला, यहाँ तो एक ही बीट दिख रहा है हमें, तो वो हो जाएगा यहाँ पे इसका बीट टाइम पीरियड।
आई थिंक उतना समझ में नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, हम आगे और अच्छे से समझाना चाहेंगे आपको। देखिए हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये दो चीज़ हमने ले लिया है ना, ये दो चीज़ हमने ले लिया है ना, इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है ना इंटेंसिटी के टर्म में, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है भाई, एस नेट का वैल्यू लिखना है जो कि S1 + S2 ही हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ए sin ऑफ ω1t माइनस का k इंटू x1। हम इसको और आसान बना सकते हैं। क्यों इतना कैलकुलेशन करना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना ही क्यों है, और आसान बना देते हैं ना। ω2t माइनस का k इंटू x2। क्यों हमें और कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंसिडर पाथ लेंथ x1 बराबर x2। मान लेते हैं कि दोनों पाथ लेंथ सेम चला होगा, अलग चल सकता है लेकिन हम मान इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा तो कैलकुलेशन कम कर देते हैं ना। क्यों हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना, एक कॉमन आ जाएगा बच्चों। देखिए sin C + sin D, sin C + sin D का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं, 2 sin C + D, sin C + D, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ω1 + ω2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, माइनस का k इंटू x1 + x2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटू में cos आ जाएगा ना, आगे वाला cos C - D होता है। तो समझिएगा इसको में से इसको घटाना है। अब देखा जाए तो ये और ये सेम हो गया क्योंकि x1 x2 का वैल्यू हमने सेम ले लिया, तो घटाएंगे तो ये तो कट ही जाएगा भाई। ओके, तो घटाएंगे तो बस ये और ये आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है हमें साफ साफ। तो ω1 माइनस ω2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, आपको पता होगा ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो 2a sin ओमेगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2π कॉमन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 1 + फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा इंटू टाइम, माइनस का यहाँ पे k इंटू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू f1 - f2 इंटू टी। आई थिंक क्लियर होगा यार, बहुत इजी आ गया बच्चों। अब इसी चीज़ को हम एस नेट को आगे ले चलते हैं, है ना, एस नेट को आगे ले चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्यों हमें इतना लिखने की ज़रूरत है। एस नेट जो हमारे पास आया है बच्चों, एस नेट जो हमारे पास आया है, एस नेट जो हमारे पास आया है, आई थिंक आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एस नेट का वैल्यू 2a, देखिए कॉस को हमने इधर ला दिया, कॉस ऑफ पाई इंटू f1 - f2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ f1 + f2 इंटू टी माइनस का k टाइम्स ऑफ x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस टाइप का आ गया, ठीक है, इस टाइप का आ गया हमारे पास बच्चों। इसलिए मैंने अलग लिखा क्योंकि ये चीज़ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सर मुझे तो नहीं लग रहा, ये एस डैश है, मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एस नेट का ये एम्पलीट्यूड है बच्चों। बोलेंगे सर ये भी तो एम्पलीट्यूड हो सकता है, आपने बोला था टाइम के साथ रहने वाला जो होता है ना ओमेगा टी के साथ, तो वो तो एम्पलीट्यूड में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिख रहा है, ओमेगा टी के टर्म में, यहाँ पे ये भी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यही आएगा, यही एम्पलीट्यूड में क्यों आएगा, ये तो आ सकता है ना भाई, इसको भी एम्पलीट्यूड में लिख लो। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना होगा कि एम्पलीट्यूड अगर वेरी कर रहा है तो कैसे वेरी कर रहा है भाई। एम्पलीट्यूड कभी भी बहुत फास्ट वेरी नहीं करता है यार,
एम्पलीट्यूड कभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट वेरी नहीं करता। आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कुछ कम फ्रीक्वेंसी आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का एडिशन कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वाइब्रेशन बहुत जल्दी हो रहा होगा, किसी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसमें वाइब्रेशन बहुत जल्दी होगा ना, और किसी का फ्रीक्वेंसी कम है तो धीरे धीरे होगा। तो एम्पलीट्यूड के टर्म इसलिए लाया गया क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे वेरी करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन धीरे धीरे होगा। और हम समझ जाते हैं कि जब भी एम्पलीट्यूड होगा तो उसमें वेरिएशन बहुत धीरे धीरे होता है फ्रीक्वेंसी कम होने पर वेरिएशन बहुत धीरे धीरे होता है, उसके कारण एम्पलीट्यूड में वेरिएशन भी धीरे धीरे होगा। और जो हम जानते हैं वैसा ही होना चाहिए, कभी एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी फास्ट मूव नहीं कर सकता है। F1 + F2 बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं। इसी कारण से हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। किताबों में भी इधर ही लाकर दे दिया जाता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन हमको यहाँ पे अब इस डैश को समझना है, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों। इस डैश का वैल्यू कितना है 2a cos ऑफ पाई इंटू F1 - F2 इंटू टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इधर मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, एक्स डैश का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसे भी आप आराम से देख सकते हैं। एस डैश का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेता हूँ, +-1 लेना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे सर आपने +-1 क्यों लिया भाई, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और एस डैश का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस का मिनिमम वैल्यू हम 0 यहाँ लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम 0 लेंगे, क्योंकि भाई ये एम्पलीट्यूड है भाई, मतलब समझिए एम्पलीट्यूड ऊपर भी जाता है तो प्लस में आता है और नीचे जाता है तो माइनस में आता है, लेकिन दोनों एम्पलीट्यूड ही है, ऊपर का मैक्सिमम नीचे का मैक्सिमम, लेकिन 0 मतलब कि नील। आप ऐसे समझिए, अगर कहीं पे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना ऊपर गया तो ये तो है ही ए मैक्स, लेकिन यहाँ पे ये गया, ये भी ए मैक्स ही है। मिनिमम यहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है, ये मिनिमम है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैं बार बार समझाता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। तो ये आपको +-2 टाइम्स ऑफ ए दे देगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड तो इसका 0 ही दे देगा, ठीक है। और भी चीज़ आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे जो अंदर इसका जो ये टर्म आया है हमारे पास, जो एंगल है अंदर का, वो कैसे वेरी करेगा वो भी आप समझ सकते हैं। कॉस ऑफ पाई इंटू F1 - F2 इंटू टी, इसका वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास, हमने लिया था +-1। +-1 कब आएगा बच्चों, समझिएगा, +-1 कब आएगा, कॉस का वैल्यू +-1 कब आएगा, cos 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब चीज़ों पे ये दे देगा वैल्यू, ठीक है। 0 कब आएगा बच्चों, यहाँ पे cos ऑफ पाई इंटू F1 - F2 इंटू टाइम इक्वल टू 0। कॉस का 0 वैल्यू कब आता है, π/2 पे आता है, 3 π/2 पे आता है ना, 5 π/2 पे आता है। इस टाइप से वैल्यू पर मिलता जाता है। इसको टोटल हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, n पाई है ना, जहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से जाता है। यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, n का वैल्यू कितना है 2n + 1। ये तो इतना बार लिख चुके हैं बच्चों, सब याद हो गया होगा आपको है ना, इतना बार ही तो रिपीट हो चुका है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बता ही देता हूँ, है ना, अब इसको कैलकुलेट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाई इंटू F1 - F2 इंटू टाइम का वैल्यू जो मिनिमम में आ रहा था वो कितना आ रहा था, n पाई आ रहा था। और यहाँ पे पाई इंटू F1 - F2 का मिनिमम वैल्यू इंटू टाइम का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू था ना यहाँ, ये आ रहा था 2n + 1 π/2। अब हम कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं, पाई उड़ जाएगा, टाइम का वैल्यू हो जाएगा n/F1 - F2, पाई उड़ जाएगा यहाँ पे भी, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 2n + 1 डिवाइडेड बाई F1 - F2। किस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम मिलेगा वो देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे मिलेगा, t इक्वल टू 1/f1 माइनस f2 पे मिलेगा, 2 रखेंगे तब t/f1 माइनस f2 पे मिलेगा, 3/f1 माइनस f2 पे मिलेगा। ऐसे ही करके चलता चलेगा। इन टाइमों पे हमें डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं किस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/f1 माइनस f2। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/f1 माइनस f2, 5/f1 माइनस f2, और ये कहाँ पे आ जाएगा, 7/f1 माइनस f2। तो इस टाइप से चलता चला जाएगा। इन टाइम पे हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यूज ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो गौर कर पा रहे होंगे। कैसे, वो ऐसे कि इनके डिफरेंस को आप ध्यान से देखिए, इनके डिफरेंस को आप ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना बच्चों। थ्री पाई बाई टू फिर लिखा मैंने, ठीक है। नीचे में 2 आ रहा है सब में, वो मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पे नीचे में सब में 2 आ रहा है बच्चों। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, नीचे 2 आ रहा है ना, तो नीचे आपने 2 छोड़ा क्यों? ये सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। मैं वही सोच रहा हूँ कि गलत तो नहीं हुआ कहीं पे। नीचे 2 आएगा ना बच्चों, देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 हमने लिखा था, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो नीचे 2 हमने कहाँ छोड़ दिया, 2 तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब जाकर हमारे पास सही आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी गड़बड़ियाँ। समझिएगा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखिए, कोई भी टाइम डिफरेंस उठा लीजिए, यहाँ पे इसका समझिएगा। टाइम डिफरेंस देखा जाए अगर 2/f1 माइनस f2 माइनस 1/f1 माइनस f2, किसी को भी करके देख लीजिएगा, वो आएगा 1/f1 माइनस f2। यहाँ पे भी देख लीजिए, सिमिलर वैल्यू देता है। कोई भी मान लेते हैं 5/2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 ले लेते हैं, माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 ले लेते हैं, ये भी वही देगा 1/f1 माइनस f2। अब ध्यान से देख लीजिए, वही देगा। ये सिमिलर ही आ रहा है, क्यों बार बार? क्योंकि डिफिनेशन में शुरू में ही बताया गया था कि इंटेंसिटी का वैल्यूज पीरियोडिकली वेरी करता है, तो पीरियोडिकली ही तो हो रहा है भाई। पहले ये मिला होगा, फिर उसके बाद मिनिमम, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो मिनिमम में ये वाला यहाँ पे आ जाता होगा, अगला मिनिमम में ये आ जाता होगा, अगला मिनिमम में ये आ जाता होगा। इस टाइप से होता जा रहा होगा, है कि नहीं बच्चों? इसको हम अच्छे से ग्राफ से ही समझा देते हैं। ये दोनों का वैल्यू सेम क्यों आ रहा है, डिफरेंस का, टाइम डिफरेंस का वैल्यू दोनों में सेम क्यों आ रहा है? मिनिमम, क्योंकि समझिए मिनिमम मिल रहा होगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिल रहा होगा, मिनिमम फिर मैक्सिमम, उस टाइप से। जैसे आपने पीछे देखा कि एस नेट का जो वैल्यू आ रहा था वो 2 टाइम्स ऑफ एस नोट, इक्वेशन को ही हमको लिखना होगा। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एस नोट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन के टर्म में ये आएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं यार, इतना मैं लिखना नहीं चाहता, हमारे पास तो बच्चों शक्ति है कॉपी करने का। ठीक है, इसको यहाँ ला देता हूँ बच्चों, अब आप समझिएगा। अगर ऐसा था तो इसका अगर हम लोग बनाना चाहें ग्राफ तो कैसे बना सकते हैं? ग्राफ इजीली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं।
एक सेकेंड यार, मैं उसको इधर क्यों नहीं लाया इसको इधर लाना था ना, मैं इसको इधर लाना था, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करना था, मैंने किसको कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, काफ़ी इजी होगा। हमको पता था ये एस डैश था, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें एस डैश, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें यही एस डैश का, एस डैश वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, यही है एस डैश वाला, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। क्रॉस का ग्राफ है और ग्राफ ये कुछ इस टाइप से आता है। इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये एस डैश का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अगला ग्राफ जो हम बनाना चाहते हैं वो ये बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका फ्रीक्वेंसी हाई था, तो इसी का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये जो है ना यहाँ पे इसी का। तो क्या लिखना है, साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ f1 प्लस f2 टाइम्स ऑफ t माइनस का k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसको वर्सेस टाइम के ग्राफ में बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है बच्चों। इसको यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वेरी करता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये इस टाइप से वेरी करता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी इसमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन धीरे धीरे हो रहा है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ा, फिर अगला बार यहाँ आके बढ़ा, है कि नहीं। तो अब फिर हम पूरा का ग्राफ अगर बनाना चाहें, पूरा का ग्राफ, तो कैसे बन जाएगा, सिंपल ऐसे बन जाएगा। पूरा मतलब कि एस नेट यहाँ पे आ जाएगा, एस नेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, जो कि आपको साफ साफ बताएगा चीज़ों को। पहला ये बना लेते हैं। बोलेंगे कि सर ये सब ग्राफ बन कैसे रहा है, तो बच्चों ये ग्राफ है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स के बाद ही बनेगा। उतना मैथमेटिक्स मेरे को भी नहीं आता है, तो मैं जो किताबों में देखा हूँ वही मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और ये वाली ग्राफ को इस टाइप से ला देते हैं। एक सेकेंड यार, ऐसे बनेगा बच्चों। फिर ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे मतलब बनता ही चला जाएगा आगे। किताबों में भी ऐसे ही दिया रहता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे मैक्सिमम एस मैक्स मिला है यहाँ पे, वो देखा जाए तो इसके और इसके एस मैक्स के बीच की अच्छे से बनाना चाहता था ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना बच्चों, जो टाइम लगा है ना यहाँ से यहाँ तक अगला मैक्सिमम जाने में, एक मैक्सिमम से उसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव अगला मैक्सिमम जाने में, वो टाइम जो लगता है वही बीट टाइम पीरियड होता है। यही मैं पीछे भी समझा रहा था, यही बीट टाइम पीरियड होता है। बीट टाइम पीरियड इसी को बोलते हैं, जो कि बीट टाइम पीरियड 1/, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट हो जाएगा। वही तो होगा भाई, सिंपल सी तो बात है, यही तो होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बीट टाइम पीरियड बोल देंगे। ओके, और यहाँ पे जो हम देख रहे थे, यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि जो यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ रहा था ना, हमारे पास जो टाइम डिफरेंस आ रहा था वो हमेशा यही आ रहा था। तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन हो रही थी। शुरुआत में हमें ये मिला था, जब हम मैक्सिमम ले रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें वहाँ पे क्या मिल रहा था, सबसे पहले 0, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, बीच बीच में हमें ये मिलता रहता होगा मिनिमम मैक्सिमम। शुरुआत में जो मैक्सिमम मिला था हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, उसके बाद हमें मैक्सिमम यहाँ पे मिला, उसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे मिला, तो मिनिमम वाला ये था पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए एस डैश में ही 0 था, मैं लिख देता हूँ, ये 0 था, यहाँ पे मिला हमको 1/f1 - f2, यहाँ पे मिला 2/f1 - f2, यही तो मिला हमें। लेकिन नीचे जो मिनिमम मिला था 0 वाला यहाँ पे, वो कहाँ पे मिल रहा था, वो टाइम था 1/2 टाइम्स ऑफ f1 - f2, 1/2 टाइम्स ऑफ f1 - f2 था। यहाँ पे था 3/2 टाइम्स ऑफ f1 - f2 था। याद कीजिए बच्चों, पीछे ही तो लिखा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा, अगर दो मैक्सिमा देखें, जो हम मैक्सिमा देख रहे थे, ये मैक्सिमा है और ये मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में, एक मैक्सिमा से अगला मैक्सिमम जाने में टाइम कितना लगा है भाई, टाइम देख लो ना आप, दोनों को घटा दो, 1/f1 - f2 और 2/f1 - f2 को घटा देंगे, कितना आएगा, 1/f1 - f2। तो ये जो बीट टाइम पीरियड आया था हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, पीछे भी बताया था, तो कितना आ जाएगा 1/f1 - f2। और यही तो पीछे यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, बीट टाइम पीरियड 1/ बीट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बच्चों, f1 - f2 आ जाएगा। बस यही समझाना है हमको ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी f1 - f2 होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या आप ये मैक्सिमम लेकर चलिए, दोनों को मैक्सिमम को घटा के तो भी वही आएगा, मिनिमम को भी घटा के देखिए तो फिर भी वही आएगा। समझाना ये चाहता हूँ कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास f1 - f2 होता है। और मॉड ले लेता हूँ क्योंकि सिर्फ डिफरेंस लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। और ये बीट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है, ये जनरली हम लोग किताबों में देखते हैं, तो ये 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, मिनिमम 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तभी हम बीट्स को सुन पाएंगे। 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का हुआ तो बीट को नहीं सुन पाएंगे। सर क्या बोल रहे हो सर, गधा बना रहे हो क्या सर? बच्चों आप लोग तो गधे हो, सॉरी यार, गधे नहीं हो आप लोग, ठीक है। देखिए बीट जो होता है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 10 हर्ट्ज से कम होगा, मतलब दोनों में डिफरेंस, तभी जाकर हम लोग बीट्स को सुन पाएंगे अपने कानों से। सर लेकिन 10 हर्ट्ज तो हम नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि आपने बताया था कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स को सुन पाता है। लेकिन सर ये 10 हर्ट्ज से कम को कैसे सुन पाएंगे हम? हमारा कान 10 हर्ट्ज से कम थोड़ी सुन पाता है, नहीं सुन पाता है ना, तब कैसे सुन पाएंगे? तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, हम 10 हर्ट्ज को नहीं सुन रहे हैं। 10 हर्ट्ज का मतलब हुआ क्या, आप समझ रहे हैं? जब अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऐसे जा रहा है, जैसे जो भी इक्वेशन बना है हमारे पास पीछे आपने देखा, वहाँ पे 10 बारी मैक्सिमा ऐसे ऐसे हो रहा होगा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमा, और जहाँ जहाँ मैक्सिमा मिल रहा है वहाँ पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा। और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा, अगर 10 हर्ट्ज आया है डिफरेंस तो 10 बारी सुनाई देगा, ऐसे 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 10 बारी सुनाई देगा। तो वो 10 बारी सुनाई दे रहा है, वो है बीट फ्रीक्वेंसी बच्चों। ये आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई तो कुछ और दे रहा होगा। मान लेते हैं कि f1 का वैल्यू हमको 256 हर्ट्ज दे रखा है और f2 का वैल्यू हमको दे रखा है 260 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर f हियरिंग सुनिएगा ना, आप हियर जो करिएगा ना, वो कितना होगा, f1 + f2 डिवाइडेड बाई 2 होगा भाई, इनका एवरेज। तो एवरेज 258 आ जाता है। आप इसको सुन रहे हैं, भले ही यहाँ पे f1 - f2 जो है वो कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 हर्ट्ज आ रहा है।
तो आप साउंड तो ये सुनिएगा, लेकिन ये साउंड में जो वेरिएशन होता है मैक्सिमम मिनिमम सुनाई देता है वो 4 बार ही सुनाई देगा, समझे? 1 सेकंड में 4 बार ही सुनाई देगा। तो ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी, और ये जो होता है हियरिंग फ्रीक्वेंसी, जो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुन रहे होंगे, ये बस मैक्सिमम मिनिमम बता रहा है कि 4 बार ही मैक्सिमम ऐसे ऐसे करके हो रहा है 1 सेकंड में। तो वही तो बोल रहा हूँ, 4 बार ही हो रहा है, कभी कभी 10 बार ही होगा, 10 से ज़्यादा बार ही होगा। भाई 1 सेकंड में कितना बार ही कर लेंगे? ज़्यादा बार होने लगता है तो फिर हमको बीट सुनाई नहीं देता है, वो हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे, ठीक है? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 10 हर्ट्ज से कम है तो सर हम तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, इससे कम कैसे सुन पाएंगे? तो बच्चों ये बस बता रहा है कि 10 बारी मैक्सिमम हो रहा है, या फिर मिनिमम मान लीजिए 1 सेकंड में 10 बारी वेरिएशन हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है। आई थिंक आप समझे होंगे, ठीक है? ये चीज़ आप समझिए। और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ ये चीज़ तो मैंने समझा ही दिया कि मैक्सिमम मिनिमम ही सुनते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मोर देन 10 हर्ट्ज जनरली ले लेते हैं, then our ear can't interpret the beats, and hear continuous sound. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में वेरिएशन कम हो जाएगा। फिर और भी चीज़ होती है, अगर आप चाहें तो जो ट्यूनिंग फॉर्क होती है हमारे पास, ये नॉर्मल है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी घटाना बढ़ाना है तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी इसका एफ फ्रीक्वेंसी है, अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दें तो इसका एफ डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ सामान यहाँ पे रख दिया, अटैच कर दिया, तो इस पर कुछ मास बढ़ गया ना बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे। अगर हम उस पर कुछ सामान ला दिए तो कम वाइब्रेट करेगा ना, मतलब लोड करने से, लोड या फिर वैक्स बोलते हैं, वैक्स मतलब मोमबत्ती भी यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर फाइल करते हैं, फेलिंग बोलते हैं उसको, मतलब इसको घिस देते हैं, घिसने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि घिस दिए तो और आप पतला कर दिए ना, पतला कर दिए तो और हल्का हो गया तो जल्दी से वाइब्रेट कर पाएगा, तो ज़्यादा वाइब्रेट मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। चीज़ें बहुत ईजी है ये सब। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों किस तरीके से वेरिएशन होती है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहले तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट ना होगा, और मैंने लाया था यहाँ पे एक सिमुलेशन टाइप, ये देखिए। आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी, मैं भी नज़र आ रहा हूँ है कि नहीं? तो यहाँ पे सुनिएगा बच्चों, मैं साउंड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 400 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 400 हर्ट्ज का है ना, और नीचे भी 400 हर्ट्ज का। मैंने 2 ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल ले रखा है। ट्यूनिंग फॉर्क ही समझिए आप, हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे वर्चुअल ट्यूनिंग फॉर्क बता रहे हैं। पहले 400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, और दूसरे में मैं 404 का ले लेता हूँ। होगा क्या, आप बताइए, होगा क्या? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 हर्ट्ज का, मतलब 1 सेकेंड में 4 बार मैक्सिमम हो रहा होगा, या फिर 4 बार मिनिमम हो रहा होगा। और वो बीट होगा, मतलब 4 बीट का फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगा। पहले ये देखिए, ठीक है, सुनाई दे रहा है? 1 सेकेंड में 4 बार हो रहा है, देखिए, अब 5 बार, 6 बार, 7 बार, लेकिन बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड में 8 बार मैक्सिमम मिनिमम हो रहा होगा, देखिए 10 बार। अब अगर हम मैक्सिमम करते जाए तो आपको कॉन्टिन्यूअस सुनाई देगा, है ना? डिफरेंस बढ़ा दिए ना,
चेंज होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए हम पीछे आ जाते हैं। आपने देखा बच्चों, अभी हमने वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क था नहीं, तो वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से वेरी कर रहा था। अगर दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 हर्ट्ज है तो मैंने 4 बारी मैक्सिमम हमें सुनाई दे रहा है ना, या फिर 4 बारी मिनिमा भी बोल सकते हैं। तो है ना, फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे हो रहा था, फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, फिर कम बेसी हो रहा था। तो जितना डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे ना, तो उतना हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो उसमें फिर हम वेरी नहीं कर पाएंगे, हमारा कान सुन नहीं पाता है अच्छे से, वो कॉन्टीन्यूस बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा बारी कम बेसी हो रहा है ना बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा होगा। एक बारी मैक्सिमम मिला होगा, दूसरी बारी मैक्सिमा, तीसरी बारी मैक्सिमा, चौथी बारी मैक्सिमा, इस टाइप से मिला होगा हमें। 4 हर्ट्ज का डिफरेंस था तो ठीक है, इस टाइप से। या फिर 4 बारी मिनिमा भी समझ सकते हैं, 1 बारी मिनिमा, 2 बारी, 3 बारी, और यहाँ पे आने के बाद 4 बारी मिनिमा हमें मिल रहा होगा। आई थिंक बहुत आसान है बच्चों, आई थिंक बहुत आसान है, चीज़ों को समझना बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ साउंड दिया हुआ है, साउंड वेव इतना इतना, ठीक है। वेवलेंथ 1 दिया हुआ है हमें 49 सेंटीमीटर का, और लेमडा 2 में दे दिया है 50 सेंटीमीटर का। रूम टेम्परेचर हमको दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस का। बोल रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम अप्रॉक्सीमेटली। वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड कितना होगा, कितना बीट्स प्रोड्यूस्ड होगा, ये दो हमें वेवलेंथ दे दिया है, लेमडा 2 लेमडा 1। तो हमें क्या करना होगा, बीट्स कितना बन रहा होगा, तो उसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेना होगा, F1 माइनस F2। इसमें फ्रीक्वेंसी 1 कैसे निकाल सकते हैं, लेमडा 1 दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 1 कैसे निकाले बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है, बहुत ईजी। तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा हो जाएगा, यही तो होगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो यहाँ पे F1 निकाल लेता हूँ। F1 कितना हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी कितना है 332 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है बच्चों, लेमडा 149 सेंटीमीटर है। उसी तरीक़े से F2 कितना है बच्चों, 332 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलते हैं अभी, दोनों का डिफरेंस लेना है, ले लेते हैं। 332 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 332 डिवाइडेड बाई 50, देख सकते हैं कितना आएगा, 332 इंटू 1/49 इंटू 50 आएगा, इंटू देखिए ये किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में हमने रखा था, ये सेंटीमीटर में था बच्चों। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 टू द पावर -2 करना होगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 100 है। यहाँ पे 3 तो 660 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 49। ये लगभग कितना आंसर आएगा, इसमें बीट्स कितना होगा, अब देख सकते हैं कितना आ जाएगा। लगभग देखिए 10 बारी में तो आ ही रहा है, 15 बारी में भी आ ही रहा है, लगभग है ना, 15 बारी में लगभग आ रहा है, लगभग 17 आता है, 17 पॉइंट समथिंग। तो लगभग हमको 17 बीट्स सुनाई देंगे बच्चों, अगर इन दोनों को पास ला के बजा दिया जाए तो इन दोनों में जो आएगा 17 बीट्स का हमें सुनाई देगा। 1 सेकंड में 17 बारी वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। ये अगला सवाल है, काफ़ी इजी ये भी है। जो स्ट्रिंग है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फिक्स्ड किया गया बोथ एंड से, और उसका मास भी दे दिया है इतना, टेंशन में होगा, दोनों तरफ से फिक्स्ड है ना। एक पाइप फिर लिए हैं, एक पाइप लिए हैं, एक एंड से क्लोज्ड है और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद द फर्स्ट ओवरटोन, स्ट्रिंग फर्स्ट ओवरटोन से वाइब्रेट करता है और पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। 8 बीट पर सेकंड हियर होता है। ऑब्जर्व द डिक्रीजिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज द बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस कम हो रहा है, इसका कारण क्या होगा कि अगर हम उसका टेंशन में कम कर रहे हैं, दोनों तरफ से फिक्स्ड स्ट्रिंग है, टेंशन कम करेंगे तो हो जाएगा ना। स्पीड ऑफ साउंड लेने के लिए बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, काफ़ी इजी सवाल है बच्चों। एक स्ट्रिंग है जो दोनों तरफ से फिक्स्ड है, ये वेव वन और स्ट्रिंग का भी सवाल है और अभी यहाँ का भी सवाल है। देखिए अच्छा सवाल है ना, इस टाइप से ले लिए हैं, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया गया है। और ये कितना इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसका मास हमको दे दिया है 2.5 ग्राम। तो
तो आपको पता होगा वेव ऑन अ स्ट्रिंग जब हमने पढ़ा था तो याद होगा, इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन है बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट ओवरटोन में कैसे लेते हैं, फंडामेंटल में कैसे हुआ होगा, फंडामेंटल में तो ऐसे हुआ होगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या हुआ होगा, एक और बन गया होगा यहाँ पे ऐसे। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। ऐसे एग्जाम में आपको खुद से समझना होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ सब कुछ आपको याद नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं याद आएगा भाई, सब आप भूल जाइएगा। फर्स्ट ओवरटोन में ऐसे ही तो हो रहा होगा। पूरा लेंथ कितना होता है, इसके बीच का लेंथ होता है λ/2, नोड के बीच में, ये भी डिस्टेंस λ/2, टोटल डिस्टेंस λ हो गया, टोटल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन में यही तो होता है। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन में हम कैसे लिखते थे, लेमडा लिखते थे नीचे, तो लेमडा का वैल्यू ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी अपन लेमडा का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, इंटू 10⁻² कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेव ऑन अ स्ट्रिंग में वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी क्या होता है, √T/μ लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो वेलोसिटी √T, टेंशन कितना था बच्चों, टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, √T/μ, टी ही तो निकालना है, सॉरी टी ही तो निकालना है। म्यू कितना होगा, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है 2.5 ग्राम है, तो 10⁻3, लेंथ कितना है 25 × 10⁻², 10⁻², तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻⁻1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा एक और 10 आ जाएगा, तो 10⁻², ये आ रहा है 10⁻²। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं √T / 10⁻² इंटू लेमडा का वैल्यू कितना है 25 × 10⁻²। आगे देख लेते हैं, और कैलकुलेशन करना है ना। पाइप में क्या हो रहा है, पाइप तो इस टाइप से है, बोल दिया गया है कि 1 इंच से क्लोज्ड है। ये तो फंडामेंटल है, तो भाई फंडामेंटल है तो ये तो डायरेक्ट हमको ऐसे ही नहीं करना होगा। फंडामेंटल है तो ये लेंथ कितना होता है, λ/4 होता है, नोड एंटी नोड के बीच में, ठीक है। पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो रहा है, मतलब कि एल का वैल्यू यहाँ पे λ/4 है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फंडामेंटल में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना 4 टाइम्स ऑफ एल है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी जो हम ले सकते हैं, साउंड है ना, तो साउंड में 320 ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड में 4 टाइम्स ऑफ एल। लेंथ कितना है भाई, लेंथ कितना है, पाइप क्लोज्ड है 1 इंच से और 40 सेंटीमीटर बड़ा है, 40 × 10⁻² हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से 8 बार में और 4 से ये 2 बार में, तो 200 आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी 200 आ रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा 4 बार में, तो ये आ रहा है 4√T डिवाइडेड बाई, ये तो ऊपर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40√T आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 8 बीट पर सेकेंड हमको हियर हो रहा है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा, F1 ये है, F2 ये है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना 8 हर्ट्ज है, 8 हर्ट्ज का सुनाई दे रहा है, 40√T माइनस 200 बराबर 8, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 208 हो जाएगा, 40√T बराबर 208, कट रहा है ना, 4 से 10 बार में, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 5.2 आ रहा है, तो यहाँ से √T का वैल्यू कितना आ रहा है 5.2 आ रहा है, यहाँ से T का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.2 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास लगभग, मैंने देखा था आंसर 27.04 के आसपास आता है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग हो गया 27 न्यूटन। आई थिंक क्लियर होगा भाई तो इस टाइप से करना होगा बच्चों, इस टाइप के सवाल को, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। अगर बीट फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखें तो बस 2 फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, इतना हाई फाई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आसान है तो आसान रहने दीजिए आप, है ना।
बच्चे घबरा जाता है कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है भाई बच्चों, जितना यूज है उसका मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ इसमें हौच पौच नहीं करना है। टीचर्स और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, उतना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें काम की है वही समझिए, समझने के लिए और भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उसको समझिए। बच्चों यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।